सभी को गुड इवनिंग। कल से जो हमने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके अंतर्गत हमने अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत जो है धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 पढ़ा था। धारा नंबर 2 जो कि परिभाषा से रिलेटेड था, उसका आधा पार्ट हमने पढ़ लिया था। आधा पार्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अध्याय नंबर 2 भी हम आज ही से स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पर एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जो आप लोगों को कोर्स में अनाउंसमेंट सेक्शन में मेरी क्लास का आपको लिंक मिलता है यूट्यूब वीडियो का, वो लिंक आज आखिरी बार मिल रहा है। कल से आपको वो लिंक नहीं मिलेगा। तो आपको कल से जब क्लास ज्वाइन करना होगा तो ऐप के थ्रू ही आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। वो लिंक हम आपकी बेहतरी के लिए दे रहे थे कि आप जो है उस लिंक के माध्यम से, अगर आपका ऐप में कभी डेटा ज्यादा कंज्यूम होता है तो आप उसको यूट्यूब वीडियो को वहां से देखकर, लिंक जो है वहां से देखकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पर शिकायत आ रही है, और मेरे पास ये बहुत शिकायत पहले भी आई थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इसको देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि कल से जब आपकी जो भी क्लास होगी वो ऐप के थ्रू ही होगी। आप उसको फिर अगर आपको शेयर करना है वो तो फिर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए कल से आपकी क्लास ऐप में होगी। केवल आज आपको आखिरी बार लिंक मिल रहा है, ये चीज आपको बताना था जो बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था निर्यात तक, कि निर्यात का मतलब यह होता है कि जब कोई भी कृषि या पशुधन संबंधित जो भी चीजें हैं, अगर हम अपने देश से बाहर भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और देश से बाहर से अगर हम अपने देश में मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली परिभाषा है मंडी। मंडी की क्या परिभाषा दी गई है? तो यहां पर बोला गया मंडी से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मंडी। यानी मंडी को और कुछ नहीं बोला गया। मंडी की परिभाषा में यह बोला गया कि धारा 4 में जो बताया गया है, जो धारा 4 के अधीन स्थापित होती है चीज, वही उसी को मंडी बोल रहे हैं। तो मंडी की परिभाषा आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे यह जरूर पूछा जा सकता है कि मंडी की स्थापना किस धारा के तहत होती है। तो धारा नंबर 4 के तहत मंडी की स्थापना की जाती है। ठीक है, बाकी क्या होता है, मंडी की स्थापना कैसे होती है, सब हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे जब धारा 4 पढ़ेंगे। क्लियर? अगला यहां पर देखते हैं मंडी क्षेत्र। यानी मंडी क्षेत्र किसको बोला जाएगा? तो सीधी सी बात है कि मंडी जहां पर स्थापित की जाएगी और उस मंडी में जो भी अपना माल बेचने के लिए आएगा किसान, तो जितने दूरी तक के किसान इस मंडी में अपने माल को बेचने के लिए आएंगे, वही आपका मंडी क्षेत्र है। यानी मंडी जिस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी उसी को मंडी क्षेत्र बोला जाएगा। तो वही यहां पर बोला है कि वह क्षेत्र जिसके लिए धारा 4 के अधीन मंडी स्थापित की गई है, यानी वो मंडी जिस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी उसी को मंडी क्षेत्र बोला जाएगा। तो कुछ नहीं, मंडी क्या है? धारा 4 के अधीन स्थापित जो चीज होती है वही मंडी है। मंडी क्षेत्र क्या है? मंडी जिस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी वो मंडी का क्षेत्र है। यानी कितने क्षेत्र के किसान इस मंडी में आकर अपनी फसल को बेच सकते हैं, वही आपका मंडी क्षेत्र कहलाएगा। आगे देखते हैं मंडी समिति। अगली परिभाषा यहां पर मंडी समिति। तो मंडी समिति किसको बोला जाता है? मंडी समिति से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति। यानी धारा 11 के तहत मंडी के अंतर्गत, देखो मंडी है, मंडी को नियंत्रित करने के लिए, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक मंडी समिति बनेगी। तो वही मंडी समिति कौन सी धारा के तहत स्थापित की जाती है? धारा नंबर 11। तो याद रखिएगा, 2-3 चीजें यहां पे आपको याद रखना है। जो 3 परिभाषा हमने आप अभी पढ़ी है, वहां से 3 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहला, मंडी की स्थापना धारा 4 के तहत होती है। यह परिभाषा से स्पष्ट है कि मंडी की स्थापना धारा 4 के तहत होती है। मंडी समिति की स्थापना धारा 11 के तहत होती है। मंडी समिति की स्थापना धारा नंबर 11 के तहत होती है। तो ये चीजें आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और मंडी क्षेत्र क्या है? जिस क्षेत्र के लिए मंडी स्थापित की गई है उसी को मंडी क्षेत्र बोलते हैं। तो ये 3 परिभाषा आपको क्लियर होगी मंडी, मंडी क्षेत्र और मंडी समिति। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर यह देखते हैं कि कृषि उपज के संबंध में विपणन किसको बोलते हैं? विपणन का मतलब मार्केटिंग आप बोल सकते हो। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कृषि उपज के संबंध में विपणन की परिभाषा क्या होगी। आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कृषि उपज से के मामले में विपणन का अर्थ क्या है। तो विपणन का अर्थ क्या है वो देख लेते हैं।
विपणन से अभिप्रेत है कृषि उपज के प्रवाह में समाहित समस्त गतिविधियां, यानी कृषि उपज से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होती है वो सभी विपणन है। जैसे कि जिसमें उत्पादन स्थल पर फसल कटाई के स्तर से प्रारंभ होकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना शामिल है। यानी जब फसल कटती है, फसल उगती नहीं, जब फसल कटती है तो फसल के कटने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया को ही विपणन बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, फसल जब कटती है खेत से, तो फसल जब खेत से कटती है तो वहां से खेत से फसल उठाकर मंडी लाना, मंडी से व्यापारी तक पहुंचाना और व्यापारी से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये पूरी प्रक्रिया को विपणन बोलते हैं। समझ आ गया? यानी फसल की जब कटाई हुई तो फसल की कटाई से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विपणन बोलते हैं, यानी मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यहां पर जिसमें उत्पादन स्थल पर फसल की कटाई के स्तर से प्रारंभ होकर उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना शामिल है। अब देखिए, ये उत्पादन स्थल से लेकर यानी खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है, तो इस बीच जो जो प्रक्रिया होती है सभी विपणन की प्रक्रिया है। जैसे कि आपका श्रेणीकरण, अब जो फसल कटाई हुई, फसल कटाई को परिवहन के माध्यम से लेकर यानी गाड़ी के माध्यम से लेकर मंडी आए। अब मंडी आए तो मंडी में आते तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ग्रेडिंग होती है, श्रेणीकरण होता है कि फसल किस स्तर की फसल है, अच्छी फसल है, कम अच्छी फसल है या बुरी फसल है, तो इस तरीके से श्रेणीकरण होगा। प्रसंस्करण होगा, प्रसंस्करण में यानी अगर अभी आप प्रसंस्करण की परिभाषा भी पढ़ेंगे, जैसे कि मान लेते हैं फसल जो आ रही है, मान लेते हैं गन्ने की फसल है, तो गन्ने की फसल को जो पेरते हैं या उसका छिलका उतारते हैं, ये सब प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे मान लेते हैं गेहूं की फसल आई, धान की फसल आई, तो भूसी निकालना ये भी प्रसंस्करण के अंतर्गत आएगा। उसको ओटना यानी प्रेशर देना, क्रशिंग करना, ये सब आपका प्रसंस्करण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा उसको भंडार करके रखना, परिवहन करना, इसके अलावा वितरण की प्रणाली यानी उसको बेचना, ये सभी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएगी? विपणन के अंतर्गत। यानी आप सीधा बोल सकते हो कि फसल कटती है जब, तो फसल के कटने से लेकर फसल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच की जितनी भी प्रक्रिया होती है उसको विपणन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? राधिका जी, तारा भगत, हुकुम सिंह, सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देख लेते हैं। अब है यहां पर अगली परिभाषा है व्यक्ति की परिभाषा। यानी व्यक्ति, आपसे पेपर में पूछा जाएगा आपका कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा क्या है, तो व्यक्ति की परिभाषा क्या है? तो व्यक्ति में शामिल, यानी ये व्यक्ति शब्द में किन किन लोगों को शामिल किया गया है, ये व्यक्ति शब्द में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है? तो व्यक्ति में स्वयं कोई व्यक्तिगत यानी कोई सिंगल व्यक्ति भी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। यानी अगर मान लेते हैं कोई किसान एक सिंगल व्यक्ति है, वो वहां पर फसल बेचने जा रहा है, तो वो व्यक्तिगत हो गया, व्यक्ति की श्रेणी में आ गया। अगर कोई फर्म है, कोई संस्था है, अगर वो संस्था है तो वो भी आपकी व्यक्ति की श्रेणी में आएगी। यानी एक सहकारी संस्था, अब वो सहकारी संस्था सब लोगों ने मिलकर फसल का उत्पादन किया, फसल को उत्पादन करके मंडी में बेचना है, तो उसको भी एक यूनिट माना जाएगा, क्योंकि वो एक सहकारी संस्था एक ही टाइप की फसल बेचेगी, तो उसको भी एक यूनिट माना जाएगा। हिंदू संयुक्त परिवार, याद रखना यहां पर जो हिंदू जॉइंट फैमिली होती है यानी कुटुंब, हमने कल पढ़ा था, तो कुटुंब के लोग जो फसल बेचने आएंगे वो भी तो एक ही फसल बेचेंगे, यानी वो पूरे परिवार की एक फसल, पूरे परिवार को एक यूनिट माना जाएगा, तो उसको भी व्यक्ति की परिभाषा में रखा गया है। एक कंपनी या फर्म या कोई संगठन या व्यक्तियों का कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, यानी वो निगमित का मतलब चाहे वो किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या ना हो, उसको भी व्यक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा। यानी अगर आप खुद सोचो कि अगर कोई सहकारी संस्था मिलकर कोई फसल का उत्पादन कर रही है, तो वो सहकारी संस्था तो एक ही यूनिट हुई ना, उसकी जो फसल भली उसमें अलग अलग लोग शामिल है, लेकिन उसको गिनेंगे तो एक ही यूनिट, क्योंकि वो फसल तो सब मिलकर एक ही यूनिट ही बेचने आ रहा है ना, तो उसको एक यूनिट गिनेंगे। यानी व्यक्ति की परिभाषा में अगर पूरा परिवार मिलकर अपना एक ही खेत में फसल उगा रहा है, तो उस परिवार के जितने भी जो मिलकर आपस में फसल उगा रहे हैं, तो बेचने तो परिवार की फसल हुई, तो उसको भी एक यूनिट मानकर व्यक्ति की परिभाषा में। वैसे ही कोई कंपनी, फर्म, संगठन, ये भी एक व्यक्ति की परिभाषा में आएगा। तो अगर व्यक्ति की परिभाषा पूछे तो व्यक्ति की परिभाषा में व्यक्तिगत, सहकारी संस्था, हिंदू संयुक्त परिवार, एक कंपनी, फर्म या कोई संगठन या व्यक्तियों का कोई निकाय, चाहे वो निगमित हो, यानी निगमित का मतलब
कि वो कोई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या ना हो, उसको व्यक्ति की परिभाषा में माना जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं यहां पर, अगला है यहां पर जो परिभाषा मंडी कृत्यकारी। मंडी कृत्यकारी, तो नाम से स्पष्ट है, मंडी कृत्यकारी यानी वो सब लोग जो मंडी में काम करते हैं। कृत्यकारी का मतलब कर्मचारी, यानी जितने लोग जो मंडी में काम करते हैं वो सभी मंडी कृत्यकारी में आएंगे। जैसे मंडी में अगर आप देखेंगे एजेंट काम करते हैं, मंडी में वो शासकीय अधिकारी काम करते हैं, मंडी में अड़तिया काम करते हैं, मंडी में दलाल काम करते हैं, मंडी में हमाल काम करते हैं, मंडी में जो आपका बोल सकते हो जो परिवहन के लिए आते हैं वो काम करते हैं, तो वो सभी मंडी कृत्यकारी के अंतर्गत आएंगे। यानी वो सब लोग जो मंडी में काम करते हैं वो मंडी कृत्यकारी है। तो जैसे कि मंडी में कौन कौन काम कर रहा है? दलाल, अड़तिया, निर्यातक, ओटने वाला यानी गिनर, इसके अलावा आयातक, दबाने वाला यानी कोई भी फसल आएगी उसको जब दबाने की जरूरत है, मान लेते हैं कोई फसल की पैकेजिंग हो रही है तो उसको दबाना पड़ता है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके अंतर्गत आ जाए कि एक ही पैकेट के अंतर्गत, तो दबाने वाला। इसके अलावा प्रसंस्करण करता, स्टॉकिस्ट, व्यापारी, तुलैया, तुलैया मतलब जो वजन करता है, भांडगारिक जो भंडारण करके रखता है, हमाल, सर्वेक्षक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिसे नियम या उपविधियों के अधीन मंडी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाए। यानी मंडी कृत्यकारी में वो सभी लोग आते हैं जो उस मंडी में काम करते हैं। समझ आ गया? मंडी कृत्यकारी में वो सभी लोग आते हैं जो उस मंडी में क्या करते हैं? काम करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका मंडी कृत्यकारी की परिभाषा। अब हम देखते हैं मूल मंडी की परिभाषा क्या है, कि मूल मंडी किसको बोला जाता है, वो समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक मंडी है, ठीक है, ये एक मंडी है। अब अगर आप खुद सोचो कि एक मंडी में हर जगह तो काम नहीं होगा, कि फसल को बेचने का काम पूरी मंडी में तो नहीं होगा, मंडी के पर्टिकुलर किसी हिस्से में होगा। अब जैसे मान लेते हैं आप एक मॉल जाते हो, तो मॉल में हर जगह दुकानें थोड़ी होती, मॉल में आपके घूमने उमने की भी जगह होती है, छोड़ते हैं कि नहीं? तो आप अगर कहीं पर भी जा रहे हो तो आप जैसे सिनेमा हॉल जाओगे देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, तो सिनेमा हॉल जाओगे तो हर जगह सिनेमा थोड़ी, वहां पर आपके खाने का स्टॉल अलग होगा, आपके टॉयलेट जाने का स्थान अलग होगा। तो एक क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग सब विभाजन भी किया जाता है। तो वैसे ही अगर मैं इसको एक मंडी मान लूं, ये पूरी एक मंडी है, ठीक है, ये एक पूरी मंडी है, तो इस मंडी के अंतर्गत वो स्थान, मान लेता हूं इस मंडी के अंतर्गत ये वाला जो स्थान है जो पीले रंग में है, यहीं पर सभी वस्तुओं को बेचा या खरीदा जाता है। यानी मंडी का वो स्थान जहां पर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसी को मूल मंडी बोलते हैं। समझ आ रहा है? मंडी का वह स्थान जहां पर जितने भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है वही मूल मंडी होती है। यानी वही मूल मंडी किसको बोलेंगे? जहां पर एक्चुअल खरीदी बिक्री होगी, जहां पर किसी वस्तुओं की एक्चुअल खरीदी बिक्री होगी उसी को हम मूल मंडी बोलते हैं। तो ये पीला वाला जो हिस्सा है ये आपका मूल मंडी है, जहां पर एक्चुअल खरीदी बिक्री की जाती है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि मूल मंडी, ठीक है, हमाल कल मैंने बताया था जो सामान को उठाते हैं, आप कल की क्लास को पहले देख के आइए तो आपको हर चीज समझ आएगी। कल मैंने हमाल के बारे में बताया था, हमाल किसको बोलते हैं? जो सामान को उठाते हैं, ठीक है, जो वहां पे ट्रक व्रक आएगी या ट्रैक्टर आएगा तो उससे सामान को उठा के नीचे रखते हैं। ये सब मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया है। तो कल की क्लास, अगर तारा जी आप कल की क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वो देखे, तब आपको आज की क्लास समझ आएगी। चलिए, तो मूल मंडी आपको सभी को समझ आ गया। मूल मंडी क्या है? मंडी का वह क्षेत्र जहां पर एक्चुअल खरीद बिक्री होती है उसी को हम मूल मंडी बोल रहे हैं। ठीक है, मंडी का वह क्षेत्र जहां पर एक्चुअल खरीद बिक्री होगी उसी को हम मूल मंडी कह रहे हैं। तो यहां पर मूल मंडी की परिभाषा क्या लिखा है? मूल मंडी से किसी मंडी प्रांगण के संबंध में अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा 2 के खंड ख के अधीन मूल मंडी यानी मार्केट प्रॉपर घोषित किया गया हो। यानी वो आप मेन समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मूल मंडी, तो यहां पर वो लिखा है जो धारा 5 की उपधारा 2 के खंड ख के अधीन घोषित किया जाए। लेकिन मूल मंडी एक्चुअल क्या होती है? वह क्षेत्र जहां पर एक्चुअल में वस्तुओं की खरीदी बिक्री होती है, क्रय विक्रय होता है, उसको मूल मंडी बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगला है, यहां पर परिभाषा में मंडी प्रांगण
या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण। ठीक है, क्या है मंडी प्रांगण, क्या है या उप विशेष वस्तु मंडी प्रांगण क्या है, या उप मंडी प्रांगण क्या है, या किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण क्या है। तो देखो यहां पर क्या होता है, अब आप समझिए, ये है आपका मंडी, ठीक है, ये है आपका एक मंडी। अब इस मंडी के अंतर्गत, ठीक है, ये है आपका चलिए देखिए, ये है आपका मेन मंडी, ठीक है, ये आपका जो लाल कलर में बना हुआ है ये है आपका मेन मंडी, मतलब ये आपका पूरा जो मंडी बनी है ये है मंडी। अब इस मंडी के अंतर्गत ये वाला हिस्सा था आपका मूल मंडी, इस मंडी के अंतर्गत ये वाला हिस्सा था मूल मंडी। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र है मंडी, ये है मूल मंडी जहां पर एक्चुअल खरीदी बिक्री होती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले किसान आएगा, वो कहां पे जाएगा, एजेंट के पास जाएगा, एजेंट के पास जाएगा, एजेंट क्या करेगा, उसकी फसल का रेट तय करेगा। उसके बाद वहां पे क्या होगा, व्यापारी आएगा, व्यापारी के साथ अधिकारी आएंगे और वो व्यापारी और अधिकारी के सामने क्या होगा, वो व्यापारी बोली लगाएगा, एजेंट रेट बताएगा, व्यापारी बोली लगाएगा, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको फसल बेच दी जाएगी। तो ये सब चीज जो फसल बेचने की क्रिया होती है वो कहां पे होगी, आपकी मूल मंडी में। लेकिन यहां पर क्या होता है, लेकिन यहां पर अलग अलग छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं, मंडी में अलग अलग छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं। ठीक है, और ये दुकानें किसकी होती है, ये दुकानें होती है एजेंट की। समझिए, फिर से बोल रहा हूं, अच्छे से समझिए। देखिए ये हो गया आपका पूरा मंडी, ठीक है, उसमें ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर एक्चुअल खरीद बिक्री होती है, तो ये है मूल मंडी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले किसान अपनी फसल लेकर किसके पास जाता है, एजेंट के पास, और वो एजेंट गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस प्राप्त किए होते हैं, और व्यापारी भी जो आएंगे वो भी गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस प्राप्त है। तो जो किसान अपनी फसल को एजेंट के पास लेकर जाएगा तो वो एजेंट की अपनी यहां पर दुकानें होंगी, एजेंट की अपनी यहां पर दुकानें होंगी। तो जो किसान अपनी फसल लेकर, मान लेते हैं ये वाले एजेंट के पास गया, तो ये एजेंट के पास जैसे ही किसान जाएगा तो ये एजेंट यहां पर इस जो भी किसान फसल लेकर आएगा उसको यहीं पर रखवाएगा, उसके फसल की क्वालिटी चेक करवाएगा और उसका एक रेट तय करेगा। और जैसे ही रेट तय करेगा फिर इस सामान को उठाकर इस मूल मंडी में लाया जाएगा। अब जो भी व्यापारी आएगा वो इस मूल मंडी में आकर क्या करेगा, अपनी फसल जो भी उसको लेना है इसकी बोली लगाएगा और फसल को बेचेंगे। तो जो ये छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं इसी को उप मंडी कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्षेत्रों को ही क्या कहा जाता है, उप मंडी कहा जाता है। और इसी में अब यहां पर उसी को अलग अलग नाम दिया, मंडी प्रांगण, विशेष वस्तु मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण, किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण। तो यही है, तो यही सबको उप मंडी कहा जाता है, किसान उपभोक्ता उप मंडी कहा जाता है। तो यही सब क्षेत्र क्या है, उप मंडी कहलाते हैं। समझ आ गया सबको। तो मंडी क्या है, मंडी तो ये पूरी है, ये पूरा लाल कलर में मंडी है, लेकिन जो एक्चुअल फसलों की खरीद बिक्री होती है वो मूल मंडी में होती है। लेकिन इस मंडी में छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं और ये दुकानों पर एजेंट बैठते हैं, और जो किसान जाता है वो एजेंट के पास जाएगा और अपनी फसल को यहां पर रखेगा। एजेंट वहां से उसकी फसल का रेट तय करके मूल मंडी में लाएगा और मूल मंडी में एक्चुअल उसकी फसल को बेचा जाएगा। समझ आ गया। तो यही आपको यहां पर बताने की कोशिश किया गया है, ठीक है। और इसको कहा धारा 5 की उपधारा 2 के खंड क के अधीन बताए गए हैं। अब यहां पर एक और बेसिक चीज समझ लीजिए जिसकी परिभाषा नीचे आएगी। ये वाली बात सभी को समझ आ गई है ना यहां पर, चलिए ठीक है। नहीं हो सकती, सबका क्लास है, पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर सभी ध्यान दीजिए, फिर वो सब बातें हम करते रहेंगे। अब देखो यहां पर, अब अगर ये दुकानें जो हैं, अगर ये दुकानों की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की गई है, अगर यहां पर इस मंडी में ये दुकानों की स्थापना यदि राज्य सरकार के द्वारा की गई है तो ये सरकारी उपमंडी हो गई।
क्योंकि यहां पर ये दुकानों की स्थापना किसने की है, यहां पर वो दुकानों की स्थापना गवर्नमेंट ने की है। लेकिन यहां पर मंडी में हमेशा एक क्षेत्र ऐसा भी छोड़ा जाता है जहां पर जो प्राइवेट लोग हैं वो भी आकर अपनी दुकान बनाकर यहां पर खरीद बिक्री कर सकते हैं। यानी पूरी मंडी में ये छोटी छोटी दुकानें केवल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि निजी लोग आकर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर वो भी अपनी यहां पर दुकानें स्थापित कर सकते हैं। तो अगर वो प्राइवेट आदमी आकर यहां पर दुकानों की स्थापना कर रहा है तो उसको निजी उपमंडी बोला जाएगा। निजी का मतलब प्राइवेट। और अगर ये यहां पर नॉर्मल ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया प्लेस है तो ऐसी स्थिति में इसको सरकारी उपमंडी या नॉर्मल स्थिति में उपमंडी प्रांगण ही कहा जाएगा। यानी उपमंडी दो तरीके की हो सकती है, यानी वो दुकानें या तो गवर्नमेंट भी बना सकती है या वो दुकानें जो है वो निजी व्यक्ति भी वहां पर आके बना सकते हैं। गवर्नमेंट से जमीन को लीज में लेंगे और यहां पर अपनी निजी दुकानें खोल लेंगे। समझ आ रहा है? तो अगर ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होगी तो इसको बोलेंगे विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण। और यही चीजें अगर किसके द्वारा स्थापित की गई है, निजी व्यक्तियों के द्वारा स्थापित की गई है, तो उसके नाम के आगे निजी शब्द का प्रयोग हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट अभी लिखा है, जैसे देखो यहां पर लिखा है विशेष वस्तु मंडी प्रांगण। अब इसको विशेष वस्तु मंडी प्रांगण भी बनाया जा सकता है। ये छोटी छोटी दुकानें बन गई, ये उपमंडी प्रांगण हो गई। लेकिन यहां पर विशेष वस्तु मंडी प्रांगण इसको कब कहा जाएगा, तो देखिए अगर मान लेते हैं इतनी दुकानें कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट ने, ये 5 दुकानें गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी कि इस दुकान में जो एजेंट बैठेंगे वो केवल एक टाइप की विशेष वस्तु को ही वो खरीदेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर जो बैठेंगे, मान लेते हैं वो धान की फसल खरीदेंगे, मान लेते हैं। यानी ये एक टाइप की जो जितनी भी ये उपमंडी थी इसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया कि यहां पर केवल और केवल विशेष वस्तु को ही एजेंट के द्वारा खरीदा जाएगा। और वो विशेष वस्तु धान हो गई, गेहूं हो गया, जो भी गवर्नमेंट बोली, यानी पर्टिकुलर किसी एक विशेष वस्तु की खरीदी के लिए भी अगर यहां पर स्थान को ऑथराइज कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं विशेष वस्तु मंडी प्रांगण। समझ आ रहा है वो उपमंडी ही, लेकिन वहां पर जैसे ये बाकी में कोई उसमें क्राइटेरिया तय नहीं है, लोग एजेंट लोग अपनी मर्जी से कोई भी फसल खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर ऑथराइज कर दिया कि यहां पर केवल धान की फसल आपको खरीदना है या टमाटर की फसल ही आपको खरीदना है तो इसको विशेष वस्तु मंडी प्रांगण बोल देंगे। समझ आ रहा है यहां तक? चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो वही उपमंडी प्रांगण में हाट बाजार आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि उनकी अपनी अपनी दुकानें आएंगी। तो याद रखना उपमंडी प्रांगण में हाट बाजार आते हैं। हाट बाजार आप जाते हैं, जैसे आप देखिए आप जाते नहीं मार्केट में खरीदी वरीदी करने के लिए, सब्जी मार्केट जाएंगे तो उसी को तो हाट बाजार बोलते हैं ना। तो वैसे ही वहां पर वो क्या है, उनकी दुकानें हैं, तो दुकानें भी तो बाजार हुई, तो इसलिए उसको याद रखना उपमंडी प्रांगण को हाट बाजार कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, यानी उपमंडी प्रांगण के अंतर्गत हाट बाजार आते हैं। ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे अब हम देखते हैं अधिसूचित कृषि उपज किसको कहा जाता है। अधिसूचित कृषि उपज किसको कहा जाता है वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। तो अधिसूचित कृषि उपज से किसी मंडी के संबंध में अभिप्रेत है समस्त ऐसी उपज जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो। यानी उन सभी को अधिसूचित कृषि उपज कहा जाएगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची में बताई गई है। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है अधिसूचित कर देती है कि ये फसलों को ही मंडी में खरीदना या बेचना है। तो जिन फसलों को अधिसूचित किया जाएगा उसको कहां बताया जाएगा, अनुसूची में। तो इस अधिनियम के अनुसूची में जितनी भी फसलों के नाम लिखे हुए हैं वो सभी अधिसूचित कृषि उपज के अंतर्गत आती है। क्लियर? अगला देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषा। यानी इस अधिनियम में अन्य पिछड़ा वर्ग की क्या परिभाषा दी गई है, यानी ओबीसी की क्या परिभाषा दी गई है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक F85 25 दिनांक 26 दिसंबर 1984 में यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों का अन्य पिछड़ा वर्ग। अब आपको याद रखना है भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार ने ओबीसी की पूरी एक श्रेणी जारी की थी। कब जारी की थी? 26 दिसंबर 1984 को। अब राज्य सरकार उस ओबीसी के श्रेणी में क्या करती है, चेंज करके अपने यहां ओबीसी, कौन ओबीसी में आएगा, हो सकता है कि आप छत्तीसगढ़ में ओबीसी श्रेणी में आ रहे हैं लेकिन आप मध्य प्रदेश में जाए तो आप ओबीसी में ना आ रहे हो, या कई लोग देखना जो दूसरे क्षेत्र में एसटी में होते हैं हमारे यहां आते हैं तो एसटी में नहीं आते।
तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हर राज्य सरकार ये घोषित कर सकती कि किसको उसके राज्य में ओबीसी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो भारत सरकार ने 26 दिसंबर 1984 को ओवरऑल एक सूची जारी कर दी थी कि ये ओबीसी में है और राज्य सरकार इन्हीं श्रेणी में से किसी को अपने यहां ओबीसी घोषित कर सकती है। तो राज्य सरकार समय समय पर वो अपने यहां जिसको ओबीसी बनाना है वो बना सकती है, लेकिन याद रखना उसकी पूरी लिस्ट कब जारी की गई थी कि कौन कौन से वर्ग लोग ओबीसी में आते हैं भारत सरकार के द्वारा? 26 दिसंबर 1984 को। ये डेट याद रखना, 26 दिसंबर 1984। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहां पर अगली परिभाषा है छोटा व्यापारी किसको कहा जाता है। अब ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अब जो यहां पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा व्यापारी किसको कहा जाता है। तो वो देख लेते हैं कि आखिर छोटा व्यापारी किसको बोलते हैं। देखिए छोटा व्यापारी क्या है? छोटा व्यापारी से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टॉक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि उपज में 20 क्विंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि उपज 10 क्विंटल से अधिक ना रखता हो। यानी ये आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपके पेपर में 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए कि छोटा व्यापारी किसको बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची में बताई गई कृषि उपज है, तो जो अनुसूची में कृषि उपज बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? अधिसूचित कृषि उपज। तो जो अधिसूचित कृषि उपज है उसके पास स्टॉक में किसी भी समय, अगर उसके पास स्टॉक में किसी भी समय सभी अधिसूचित कृषि उपज को जोड़कर, जितनी भी अधिसूचित कृषि उपज बताई गई है उन सबको जोड़कर उसके पास स्टॉक में एट ए टाइम 20 क्विंटल से ज्यादा वो कृषि उपज नहीं रहती। यानी छोटा व्यापारी उसको बोलेंगे जिसके पास जितने अधिसूचित कृषि उपज है एक टाइम में उसके पास टोटल जितने भी कृषि उपज है उसको मिला लिया जाए तब भी वो 20 क्विंटल से ज्यादा नहीं होती। यानी उसके स्टॉक में 20 क्विंटल से ज्यादा अधिसूचित कृषि उपज किसी भी टाइम नहीं होती। या अब इन अधिसूचित कृषि उपज में से कोई एक ही कृषि उपज उसके पास रहती है, यानी वो पूरी अधिसूचित कृषि उपज नहीं रखता, केवल एक कृषि उपज अपने पास रखते हैं इन अधिसूचित। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेते हैं ए बी सी डी ये 4 अधिसूचित कृषि उपज है जिसको अनुसूची में बताया गया है। या तो वो चारों को जोड़कर उसके पास जो है 20 क्विंटल से ज्यादा इसका स्टॉक नहीं है, चारों को जोड़कर इसके पास 20 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक एट ए टाइम नहीं रहता, तो ये छोटा व्यापारी है। दूसरा क्राइटेरिया, अगर उसके पास ये चारों नहीं, कोई एक ही कृषि उपज है उसके पास और उसके पास एट ए टाइम वो कृषि उपज का 10 क्विंटल से ज्यादा उसके पास स्टॉक नहीं होता। या तो सभी को मिलाकर 20 क्विंटल से ज्यादा उसके पास एट ए टाइम स्टॉक नहीं होता, या किसी एक कृषि उपज में ही अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका 10 क्विंटल से ज्यादा अगर उसके पास कृषि उपज नहीं होता उसके स्टॉक में, तो ऐसे व्यापारी को छोटा व्यापारी कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, सभी कृषि उपज को मिलाकर, अधिसूचित कृषि उपज को मिलाकर उसके पास स्टॉक में 20 क्विंटल से ज्यादा नहीं होता कोई भी कृषि उपज टोटल, या तो कोई एक कृषि उपज उसके पास एट ए टाइम 10 क्विंटल से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को छोटा व्यापारी बोलेंगे। या तो सभी अधिसूचित कृषि उपज को मिला के 20 क्विंटल से ज्यादा नहीं है, या कोई एक कृषि उपज जो अधिसूचित और उसके पास 10 क्विंटल से उसका भी ज्यादा स्टॉक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कृषि आपका बोल सकते हैं छोटा व्यापारी। अब यहां पर ये तो हो गया एक क्राइटेरिया। अब इसके आगे यहां पर और पॉइंट जोड़ा है, परंतु वह किसी भी एक दिन में 10 क्विंटल धान्य से या तिलहन दाल या तंतु फसल का मतलब होता है फाइबर वाली फसल, तंतु फसल का मतलब जिसमें ऐसी फसल जिसमें फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स वाली फसल यानी ऑयल सीड्स को मिलाकर 5 क्विंटल से अधिक का क्रय नहीं करेगा। यानी ये जो छोटा व्यापारी में ये भी बोलते हैं कि जब ये खरीदी करने के लिए जाएगा मंडी में, तो एक बार में या तो एक दिन में वो 10 क्विंटल से कम धान्य खरीदेगा। धान्य का मतलब खाद्यान्न फसल, मेन अनाज फसल, जो अनाज होते हैं वो 10 क्विंटल से ज्यादा एक दिन में वो खरीदी नहीं कर रहा है। या तिलहन, दलहन और तंतु फसल, ऑयल सीड या आप इसको बोल सकते हो, मेन ऑयल सीड्स तो तिलहन को बोला जाता है। तंतु फसल का मतलब होता है, आप मेन रूप से देखेंगे तो फाइबर, ऐसी फसल जिसमें फाइबर होते हैं, तो फाइबर को मिलाकर 5 क्विंटल से अधिक का क्रय नहीं करता, यानी खरीदता नहीं है।
तो क्या क्राइटेरिया हो गया? ऐसे व्यक्ति को छोटा व्यापारी बोलेंगे जब वो मंडी में माल खरीदने जाता है तो वो एक दिन में जो अनाज होता है उसको 10 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदता, और अगर अनाज को छोड़ दें तो बाकी जो दलहन तिलहन या तंतु फसलें होती हैं यानी फाइबर्स वाली फसलें होती हैं उसको 5 क्विंटल से ज्यादा दिन में नहीं खरीदता, तो ऐसे व्यक्ति को भी छोटा व्यापारी कहा जाएगा। तो 2 क्राइटेरिया हमने पढ़ा यहां पर, छोटा व्यापारी, और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बेहद ज्यादा है। सभी फसलों कृषि अधिसूचित कृषि उपज को मिलाकर वो एक साथ 20 क्विंटल से ज्यादा अपने स्टॉक में नहीं रखता। दूसरी चीज, अगर वो किसी एक ही कृषि उपज का स्टॉक रख रहा है तो उसको 10 क्विंटल से ज्यादा नहीं रखता, तो छोटा व्यापारी है। जब वो माल खरीदने के लिए जाता है मंडी में तो अनाज खरीद रहा है यानी धान्य खरीद रहा है, तो धान्य उसका 10 क्विंटल से ज्यादा धान्य वो एक दिन में नहीं खरीदता। दूसरी चीज, अगर वो दलहन तिलहन या तंतु फसलों को खरीद रहा है तो सबको मिलाकर 5 क्विंटल से ज्यादा उसको नहीं खरीदता, तो ऐसे व्यापारी को हम छोटा व्यापारी कहेंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है यहां पर प्रसंस्करण की परिभाषा। प्रसंस्करण यानी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग आप बोल सकते हो। प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग, ठीक है। तो प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्रसंस्करण के अंतर्गत छीलना निकालना पेरना ये सब मैंने आपको बताया था। तो प्रसंस्करण किसको बोलते हैं? प्रसंस्करण से अभिप्रेत है चूर्ण करना। चूर्ण करने का मतलब पाउडर बनाना। जैसे आप देखेंगे हल्दी आती है, मोटी आती है, उसको पीस पीस कर चूर्ण बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। आपने देखा है हल्दी पाउडर आप यूज करते हो, जबकि खड़ी हल्दी भी मार्केट में आती है। तो खड़ी हल्दी को अगर वो मार्केट में आ रही है तो उसको क्या कर रहे हैं? चूर्ण बना रहे हैं, पाउडर बना रहे हैं। तो वो क्या है? प्रसंस्करण ही तो हुआ। आगे देखिए पेरना, क्रसिंग, पेरना। जैसे आप देखते हो गन्ने का आप जूस निकालते हो तो कैसे उसका एकदम छिलका हो जाता है, मशीन से निकालते हो तो उसका छिलका छिलका हो जाता है, उसी को पेरना बोलते हैं, यानी क्रश करना, क्रश करना। आगे देखिए छीलना उतारना यानी उसके छिलके बिलके उतारने का काम। इसके अलावा भूसी, जो आपके धान की भूसी या गेहूं की भूसी, ऐसे आप उसको छानते हैं, ऐसे ऐसे उछालते हैं, एक तरफ पंखा चालू करते हैं तो उसकी भूसी उड़ती है, वही भूसी निकालना। अर्धोषण करना, अर्धोषण करने का मतलब टेम्परेचर, उसको गर्म करना, बॉइलिंग करना, बॉइल करना उसको। तो ये सब ओटना यानी गिनिंग, गिनिंग का मतलब ओटना होता है, ठीक है। दबाना, सुखाना या कोई अन्य अभिक्रिया, यानी कृषि उपज के साथ जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे उसका पेर रहे हो, उबाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन सभी चीज को मिलाकर क्या बोला जाता है? प्रसंस्करण। ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। अब प्रोसेसिंग किस चीज के लिए हो रहा है? अब आप देखो किसी आपको उत्पाद बनाना है तो उत्पाद बनाने के लिए आपको प्रोसेसिंग तो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जो गन्ना रहता है, गन्ने से आप पहले पेरना निकालते हो, उसका पेरना निकाल देते हो और पानी को अलग कर देते हो, गन्ने के रस को अलग कर देते हो, तो उस गन्ने के रस से आगे चलकर शक्कर का निर्माण होता है, तो उसका उत्पाद क्या है? शक्कर बनाना। तो वैसे ही यहां पर क्या चीज बोल रहा है कि ये प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करना। किसी उत्पाद को बनाने का जो भी प्रोसेस होता है वो आपका प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। अब आप ये बताओ कि प्रोसेसिंग की क्रिया या तो मशीन से हो सकती है या तो वो आदमी करे। कोई व्यक्तिगत रूप से भी प्रोसेसिंग हो सकती है और आदमी के द्वारा, यानी आप बोलोगे तो मशीन के द्वारा भी ये प्रोसेसिंग हो सकती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं गन्ने का रस निकालना, तो गन्ने का रस तो प्रोसेसिंग ही है, मशीन के तहत होता है। अगर वही मैं बोल रहा हूं हल्दी, हल्दी को कूट रहे हैं तो वो आदमी भी कूट सकता है। यानी आपकी प्रोसेसिंग की क्रिया मशीन के माध्यम से भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है। तो यहां पर वही आगे आपको बताया गया है। तो क्या लिखा है? प्रसंस्करणकर्ता। प्रसंस्करणकर्ता किसको बोलेंगे? ऐसा व्यक्ति जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है उसको बोलेंगे प्रसंस्करणकर्ता। तो क्या बोल रहा है? प्रसंस्करणकर्ता से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषि उपज का प्रसंस्करण शारीरिक श्रम से या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो। यानी वो क्या कर रहा है? या तो खुद उसका काम कर रहा है प्रोसेसिंग का, या मशीन के माध्यम से कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति ये काम करता है उसको प्रसंस्करणकर्ता बोलते हैं। समझ आ गया? प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग करना, और प्रसंस्करण करता यानी प्रोसेसर। ये कौन कर रहा है? या तो आदमी करेगा, आदमी या तो खुद करेगा या मशीन के माध्यम से करेगा। खुद करेगा यानी वो शारीरिक श्रम कर रहा है। शारीरिक श्रम का मतलब अपने शरीर को थका के उस काम को कर रहा है।
ठीक है, अपने शरीर से मेहनत करके वो काम को कर रहा है और मशीन के माध्यम से कर रहा है। अब गन्ना रस भी निकालना है तो मशीन भी तो वो आदमी ही गन्ना अंदर डालता है ना, मशीन तो सिर्फ उसको क्रश करने का काम कर रही है, समझ रहे हो। तो ये जो भी ये काम करता है उसी को प्रसंस्करण करता बोलते हैं, चाहे वो शारीरिक श्रम से करे या यांत्रिक साधन। यांत्रिक साधन का मतलब मशीनों के माध्यम से करे। अब देखते हैं अगला है, यहां पर परिभाषा है अनुसूचित जाति और जनजाति की परिभाषा, कि अनुसूचित जाति और जनजाति। अब ये अनुसूचित जाति या जनजाति की परिभाषा क्या बोली गई है? अनुसूचित जाति और जनजाति का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में क्रमशः खंड 24 और खंड 25 में दिया गया है। यानी अनुसूचित जाति या जनजाति उनको बोला जाएगा जो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 366 के जो उपधारा 24 और 25 में बताई गई है। समझ आ गया? तो इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को धारा नंबर आपका आर्टिकल नंबर या ये ऐसे लिख लीजिए, अनुसूचित जाति यानी एससी, एससी को बताया गया है आर्टिकल नंबर 366 का खंड 24 ऐसे, और एसटी की परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 366 के अगर देखेंगे 25, तो 24 में है अनुसूचित जाति, 25 में है अनुसूचित जनजाति। कौन से आर्टिकल में? भारत के संविधान के आर्टिकल 366 में, 366 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विनिर्माण, विनिर्माण का क्या है, विनिर्माण की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो विनिर्माण क्या है? विनिर्माण से अभिप्रेत है कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार या गुण को उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी दूसरी वस्तु में बदलना, जिससे उसे नया एवं भिन्न स्वरूप, आकार, प्रकार, गुण या संयोजन सम्मिश्रण प्राप्त होता है। अब आपको मैं सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूं कि विनिर्माण किसको बोलेंगे। तो आप ये समझो, खेत में किसान ने टमाटर उगाया, ठीक, टमाटर आपके लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब वो टमाटर को लेकर एक पतंजलि कंपनी है, पतंजलि कंपनी ने क्या किया? उस टमाटर को खरीद लिया। अब उस पतंजलि कंपनी ने क्या किया? उस टमाटर से सॉस का निर्माण किया, यानी टमाटर के स्वरूप को बदल दिया। है तो वो सॉस में टमाटर ही, लेकिन उसमें सॉस में टमाटर के साथ साथ कुछ और मसाले वसाले डालकर उसको उबालकर सॉस बना दिया, तो उसका पूरा स्वरूप बदल गया। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? विनिर्माण बोल रहे हैं। विनिर्माण क्या बोल रहा है? विनिर्माण से अभिप्रेत है कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण को उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, वाणिज्यिक प्रयोजन यानी व्यापार के लिए किसी दूसरी वस्तु में बदलना। तो हमने बदल दिया ना, टमाटर को सॉस में बदल दिया ना, तो ये आपका क्या है? ये विनिर्माण की प्रक्रिया है। समझ आ रहा है? हमने टमाटर को सॉस में बदल दिया, यानी हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, हमने क्या किया? टमाटर को सॉस में बदल दिया, यानी मैन्युफैक्चर किया। तो उसके पूरे टमाटर के हमने आकार, प्रकार, रूप सब में परिवर्तन करके उसको दूसरी वस्तु में बदल दिया। तो यही आपका क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। समझ आ गया सभी को विनिर्माण का मतलब? फटाफट बताइए, सभी को समझ आ गया है? समझ आ गया सभी को? चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर है विनिर्माता। विनिर्माता किसको बोलेंगे? एक हो गया विनिर्माण, तो विनिर्माण का जो काम करेगा उसको विनिर्माता बोलेंगे। यानी टमाटर को लेके जो सॉस में बदलेगा, तो जो व्यक्ति बदल रहा है उसको विनिर्माता बोलेंगे। तो वही बोल रहा है, विनिर्माता से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषि उपज से विनिर्माण शारीरिक या यांत्रिक साधनों के द्वारा करता है। यानी वो वही व्यक्ति जो टमाटर को लेके सॉस में बदल रहा है, चाहे वो मशीन से बदले या खुद की मेहनत से बदले, उसको हम विनिर्माता बोलेंगे, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो ये काम कर रहा है विनिर्माण को, उसको मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं। अगला यहां पर देखते हैं सचिव। सचिव की परिभाषा, सचिव से अभिप्रेत है किसी मंडी समिति का सचिव। यानी सचिव की परिभाषा और कुछ नहीं है, सचिव की परिभाषा में बोला गया है जो मंडी समिति का सचिव है वही सचिव यहां पर कहलाएगा। आगे देखिए, अगली परिभाषा है व्यापारी। तो व्यापारी कौन है?
आपको पता है जो कृषि उपज का क्रय विक्रय करने आ रहा है वही व्यापारी है। छोटा व्यापारी की हमने परिभाषा पढ़ ली है, नॉर्मल व्यापारी है, जो लाइसेंस प्राप्त व्यापारी है। तो व्यापारी कौन होगा? जो उस मंडी में कृषि उपज का क्रय विक्रय करने आ रहा है वही आपका व्यापारी कहलाएगा। तो वही यहां पर बोला गया है कि व्यापारी से विपरीत कोई ऐसा व्यापारी जो अपने कारोबार के प्रसामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है, और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो कृषि उपज के प्रसंस्करण में लगा हो किंतु उसके अंतर्गत इस उपधारा के खंड ख में यथा परिभाषित कृषक नहीं है। यानी व्यापारी किसको नहीं माना जाएगा? कृषक को, किसान को व्यापारी नहीं माना जाएगा। व्यापारी किसको माना जाएगा? जो किसान की फसल को खरीदता है। समझ रहे हो? कृषक व्यापारी नहीं माना जाएगा। कृषक को तो कृषक की परिभाषा मिलके जिसका खेत है वो वहां पे अपनी फसल उगा रहा है। कृषक भी सामान को बेच रहा है, लेकिन उसके सामान को जो खरीद रहा है उसको व्यापारी माना जा रहा है। तो व्यापारी की परिभाषा जो किसानों से सामान को खरीद रहा है उसको व्यापारी बोल रहे हैं यहां पर। अगला देखते हैं, यहां पर आपका हो गया विक्रेता। विक्रेता, विक्रेता किसको बोलेंगे? जो सामान को बेचने आएगा। तो विक्रेता से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो तय मूल्य पर पशुधन सहित कृषि उपज को विक्रय करता है या विक्रय के लिए सहमत होता है। तो विक्रय के लिए कौन सहमत होगा? तो आपको सभी को पता है किसान सहमत होगा कि मैं अपनी फसलों को बेचने आया हूं तो मैं विक्रेता हूं, अगर मैं अपनी फसल को बेचने जाऊंगा तो मैं विक्रेता हो जाऊंगा। तो जो मैं जो फसल को बेच रहा हूं, क्योंकि मैं बेच रहा हूं तो मैं विक्रेता हूं। तो जो तय मूल्य पर अपनी कृषि उपज पशुधन को बेचने के लिए मंडी में आते हैं उसको बोलते हैं विक्रेता। क्रेता कौन होगा? जो उसको खरीदने आएगा। विक्रेता बेचने वाला, खरीदने वाला क्रेता। तो क्रेता कौन हुआ? व्यापारी हुआ, वही तो वहां पे सामान खरीदने जा रहा है। तो याद रखिएगा, विक्रेता जो बेचने आता है, क्रेता जो खरीदने आता है। तो यहां पर याद रख लेना, विक्रेता यानी जो बेचने आया है, विक्रेता यानी जो बेचने आया है, जबकि क्रेता जो खरीदने आया है, खरीदने या क्रय करने। खरीदने या क्रय करने आया है। क्लियर? चलिए अब हम यहां पर देखते हैं, अगला है थोक तदर्थ क्रेता। थोक तदर्थ क्रेता। अब ये थोक तदर्थ क्रेता किसको बोलते हैं? जो होलसेलर रहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब ये जब मैं आपको ये पूरा अधिनियम पढ़ाऊंगा तो इस अधिनियम में एक कोई भी व्यक्ति जो मंडी की सदस्यता लेता है, भले वो खरीदी बिक्री वाला नहीं है, जैसे एक तो हो गया किसान और एक हो गया आपका व्यापारी। तो किसान फसल बेचने आ रहा है और व्यापारी फसल को खरीद रहा है, लेकिन एजेंट के पास छोटी छोटी अपनी दुकानें होती हैं जिसको हम उपमंडी बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, एजेंट के पास अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? उपमंडी बोल रहे हैं। तो किसान जो एजेंट के पास केवल व्यापारी ही फसल को खरीदने नहीं आते, एजेंट के पास ऐसे व्यक्ति भी फसल खरीदने आ सकते हैं जो एक्चुअल में जिसके पास व्यापार करने का या फसल खरीदने का कोई भी लाइसेंस नहीं है, वो अपने दैनिक उपयोग के लिए क्या कर रहा है? वहां पर सामान को खरीदने आ रहा है। यानी मंडी में जो बड़े सामान को, बहुत ज्यादा सामान को खरीदने आ रहे हैं व्यापारी, वो लाइसेंस ले रहे हैं और लाइसेंस लेकर वो खरीद बिक्री कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो होलसेल में जाकर माल को खरीदना चाहता है और उसके पास मंडी का कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मंडी में एक शुल्क जमा करके ऐसे व्यक्ति को परमिशन दी जा सकती है कि वो मंडी में जाकर जो एजेंट है उनसे डायरेक्ट अपने प्रयोग के लिए, अपने यूज के लिए फसल को खरीद सकता है। यानी व्यापारी क्या कर रहा है? वो व्यापार के लिए फसल खरीद रहा है। अगर मान लेता हूं मैं व्यापारी नहीं हूं, ठीक है, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, ना तो मेरा सब्जी का कोई बिजनेस है ना कुछ है, मैं एक मंडी में जाकर अपनी एक सदस्यता लेता हूं, मंडी को एक शुल्क देता हूं, और मंडी को जब मैं शुल्क दूंगा ना तो मैं मंडी में जो उपमंडी जो एजेंट है उनके पास जो फसलें आई रहती है, मैं उसको जाकर होलसेल रेट में वहां से फसल अपनी दैनिक उपयोग के लिए खरीद सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा महीने में केवल 3 बार कर सकता हूं। मैं ऐसा महीने में केवल 3 बार कर सकता हूं कि मैं 3 बार जाकर वहां पे महीने में वहां से कोई होलसेल में अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने परिवार के यूज के लिए सब्जी को खरीद सकता हूं। तो अगर मैं मंडी से सब्जी को खरीदूंगा तो मेरे को सस्ती मिलेगी, और जब मंडी से वो सब्जी नॉर्मल मार्केट में आएगी तो महंगी हो जाती है। तो मेरे को अपने पर्सनल यूज के लिए महीने में 3 बार मैं वहां जाकर सामान को खरीद सकता हूं। तो जो मैं जाकर
3 बार जाकर होलसेल में सामान को खरीद सकता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो मेरे को ही थोक तदर्थ क्रेता बोला जा रहा है। कि थोक तदर्थ क्रेता किसको बोला जा रहा है? जो पर्सनल, जैसे मैं जाकर मंडी में, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं, लेकिन मैं अपने पर्सनल यूज के लिए वहां से सामान को खरीद रहा हूं, सब्जी को खरीद रहा हूं, फसल को खरीद रहा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इस मेरे को ही बोला जाएगा थोक तदर्थ क्रेता। समझ आ गए? यानी होलसेल रेट में सब्जी खरीदना, आप ये बोल सकते हो होलसेल रेट में सब्जी खरीदना। क्लियर? अब यहां पर देखिए अगली परिभाषा है निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक मंडी है, मैंने आपको बताया था ये एक मंडी है। इस मंडी के अंतर्गत ये आपकी मूल मंडी है, इस मंडी के अंतर्गत पीली वाली आपकी मूल मंडी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहां पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जो एजेंट की दुकानें होती हैं। अगर ये दुकानों का निर्माण राज्य सरकार करवाएगी तो वो नॉर्मल उपमंडी हुई, लेकिन यहां पर कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है ताकि वहां पर, ये कुछ जगह खाली छोड़ी जाती ताकि यहां पर कोई गवर्नमेंट से इस भूमि को लीज में लेकर अपनी दुकान स्थापित कर पाए। तो अगर ये प्राइवेट व्यक्ति यहां पर आकर इसको अपनी दुकानों को स्थापित करता है तो इसी को निजी उपज उपमंडी कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो वही है निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण। क्या है? से अभिप्रेत है मंडी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रांगण से भिन्न, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रांगण से भिन्न, यानी राज्य सरकार द्वारा जो ये प्रांगण बताए गए हैं उससे अलग, जहां अधोसंरचना का विकास ऐसे व्यक्ति संगठन, किसान उत्पादक संगठन द्वारा किया गया है जिसे इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए पंजीयन प्राप्त हो। यानी यहां पर वो क्या कर रहा है? गवर्नमेंट से जमीन को लीज में ले रहा है और यहां पर आकर अपनी उपमंडी स्थापित कर रहा है और वहां पर आकर अपने सामान को बेच रहा है। तो अगर वो उपमंडी गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है तो राज्य सरकार की हो गई, नहीं है तो वो निजी हो गई। इसको मैंने आपको पहले भी बताया। समझ आ गया सभी को यहां तक? क्लियर है सभी को यहां तक? फटाफट बताएंगे, तब फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूं पंजीकृत व्यक्ति या संस्था किसको बोलते हैं। चलिए समझ आ गया? अब देखते हैं आगे। अगला है यहां पर पंजीकृत व्यक्ति और संस्था। तो पंजीकृत व्यक्ति और संस्था क्या है? पंजीकृत व्यक्ति या संस्था से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति या संगठन जो निजी मंडी प्रांगण, निजी उपमंडी प्रांगण या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना हेतु मंडी बोर्ड से पंजीकृत हो। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर भी अगर मंडी स्थापित करना है निजी वालों को, प्राइवेट मंडी की स्थापना करना है, प्राइवेट उपमंडी की, तो ऐसी स्थिति में उनको मंडी बोर्ड से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, पंजीयन करवाना पड़ेगा। तो वही उसी को पंजीकृत व्यक्ति या संस्था बोल रहे हैं। ऐसे पंजीकृत व्यक्ति संस्था उसको बोला जा रहा है जो निजी उपमंडी की स्थापना करने आता है और उसकी स्थापना करने के लिए मंडी बोर्ड से क्या लेगा? लाइसेंस लेगा, पंजीयन करवाएगा, तभी वो निजी बोर्ड मंडी की स्थापना कर सकता है। तो जो निजी उपमंडी की स्थापना करने के लिए अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं उसी को पंजीकृत व्यक्ति या संस्था बोला गया है। अब यहां पर देखते हैं, आप यहां पर है टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स। टर्मिनल, आखिरी परिभाषा है आपका टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स। तो टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो ये है टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स से अभिप्रेत है उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु परिसर। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो ये मंडी बनी है, ठीक है, इस मंडी में एक स्थान गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ऑथराइज्ड कर दिया जाता है जहां पर केवल और केवल क्या किया जाएगा? जो उद्यानिकी फसलें होती हैं, सब्जी, आपकी उद्यानिकी फसलों में आ गया सब्जी आपका, और अगर आप देखेंगे उद्यानिकी फसलों में फल, ये सब क्या है? ये आपका उद्यानिकी फसलें हैं। तो औषधि, जो वनों से प्राप्त होती औषधि, वो सब उद्यानिकी फसलें हैं। तो जो उद्यानिकी फसलों के लिए हर मंडी में क्या होगा? उद्यानिकी फसलों के लिए एक अलग से कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। याद रखेंगे, हर मंडी में उद्यानिकी फसलों के क्रय विक्रय के लिए एक अलग से कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उसी को बोलेंगे टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स। याद रखना,
टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स किसको बोल रहे हैं, तो पेपर में आ सकता है, तो आपसे पूछेगा टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स में किस वस्तु का क्रय विक्रय होता है, तो उद्यानिकी फसलों का। याद रखना क्या लिखा है, उद्यानिकी फसलों के विपणन यानी मार्केटिंग हेतु ऐसा परिसर या कॉम्प्लेक्स जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन पंजीकृत निजी उद्यम निगमित निकाय कंपनी द्वारा विकसित एवं संचालित हो, तो राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से सम्यक रूप से चयनित हो। यानी आप सीधी भाषा में, इतना कठिन जाने से समझ, अच्छा बात यह है कि आप इतना समझ लो कि जो यहां पर मंडी में एक क्षेत्र होगा जहां पे उद्यानिकी फसलों को विशेषकर बेचा या खरीदा जाएगा, तो उस उद्यानिकी फसलों को खरीदने या बेचने के लिए जो अलग से कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी को टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। इतना बस समझ लो। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ आ गया? अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके पेपर में यहां से पूछे जाने की संभावना है। इसी के लिए यहां पर मैं पहले से ही इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कृषक है या नहीं, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर, मैंने आपको बताया था कृषक किसको बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति जिसकी आजीविका पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आजीविका पूर्ण रूप से वही खेती किसानी कर रहा है उसी के ऊपर निर्भर है, अगर वो दो अलग अलग काम कर रहे हैं तो कृषक की श्रेणी में नहीं आएगा। तो कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति को कृषक मानना है या नहीं मानना है, तो उसका निर्णय कौन करता है, तो उसका निर्णय करेगा जिले का कलेक्टर। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो आपका आंसर होगा जिले का कलेक्टर लेता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है कि कौन लेगा, जिले का कलेक्टर लेगा और जिले के कलेक्टर का निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। समझ आ गया सभी को? धारा 2 सभी को समझ आ गया, पूरा क्लियर है धारा 2? तो कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की पावर जिले के कलेक्टर के पास है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? चलिए, सभी को क्लियर है बोल रहे हैं रेणुका जी, रक्षा जी, रसिका जी, सरिता। चलिए अब हम यहां पर देख लेते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 है यहां पर मंडियों की स्थापना। अध्याय 1 था प्रारंभिक, अध्याय 1 के अंतर्गत हमने 2 धारा पढ़ी, धारा 1 और धारा 2। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 का नाम है मंडियों की स्थापना। याद रखना है, सभी अध्याय का नाम याद रखना है, यह आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो अध्याय 2 का नाम है मंडियों की स्थापना और इस अध्याय 2 में धारा नंबर 3 से 6 तक की धारा आती है। अध्याय 1 में धारा 1 और 2 आती, धारा 1 से 2। अध्याय 2 में धारा 3 से 6, 3 से 6 ये अध्याय 2 में आती है। क्लियर? अब देखते हैं हम यहां पर धारा नंबर 3 क्या है। अब यहां पर हम देखेंगे धारा नंबर 3 आखिर क्या है। तो धारा नंबर 3 है यहां पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना। अब देखो, आपको मंडी की स्थापना कौन करता है, तो मंडी की स्थापना राज्य सरकार करती है। हमने पढ़ा मंडी की स्थापना कौन करता है, तो मंडी की स्थापना राज्य सरकार करती है। अब राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र में मंडी की स्थापना जब कर रही होगी तो वहां पर एक अधिसूचना जारी करके बोलेगी कि मैं मंडी की स्थापना कर रही हूं। अगर यहां पर मंडी स्थापित करने से किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे पास तय समय के भीतर कंप्लेन कर सकते हैं। यानी राज्य सरकार सबसे पहले अधिसूचना जारी करके यह बताएगी कि मैं फलानी जगह मंडी स्थापना करना चाह रही हूं। अगर उस क्षेत्र के आसपास के लोगों को किसी को ऑब्जेक्शन है वहां मंडी स्थापित करने के लिए, तो आप अपना ऑब्जेक्शन तय समय के भीतर हमारे पास पहुंचा दे। तो वही यहां पर बताया गया है, क्या लिखा है, किसी ऐसे क्षेत्र में जिसके लिए मंडी का स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी कृषि उपज की पैदावार करने वाला द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी अन्य रीति से जो कि विहित की जाए, कृषि उपज के क्रय विक्रय और ऐसे क्षेत्र में विनियमन करने के लिए
जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए मंडी स्थापित करने के आशय की घोषणा कर सकेगी। तो आपसे सीधी सी बात है, मंडी की स्थापना कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। अब देखो, राज्य सरकार को सपना थोड़ी आ रहा है कि मेरे को यहां पे मंडी की स्थापना करना है, तो मंडी की स्थापना राज्य सरकार अपने स्व विवेक का प्रयोग करके भी किसी भी क्षेत्र में मंडी की स्थापना कर सकती है। लेकिन और किसकी मांग पर मंडी की स्थापना कर सकती है? तो वही बताया गया, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अगर राज्य सरकार से निवेदन किया जाता है। स्थानीय प्राधिकारी कौन होगा? पंचायत या नगरीय निकाय। वो क्षेत्र जहां पर मंडी की स्थापना करने के लिए, मान लेते हैं कोई नगरीय निकाय क्षेत्र और वहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारी फसल आ रही है लेकिन आसपास कोई मंडी नहीं है, तो वहां का जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय प्राधिकारी, वो राज्य सरकार को निवेदन कर रहा है कि हमारे यहां मंडी की स्थापना किया जाए हमारे क्षेत्र में, तब राज्य सरकार मंडी की स्थापना कर सकती है। दूसरा, जो कृषि उपज की पैदावार करने वाले, जो वहां पर मान लेते हैं एक क्षेत्र में कृषि उपज का पैदावार करने वाले यानी किसान, कृषक लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उनको अपनी फसल को बेचने के लिए 70, 80, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं? किसान सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे आसपास मंडी स्थापित कर दो। तब राज्य सरकार क्या करेगी? वहां पर मंडी की स्थापना करेगी। यानी राज्य सरकार अपने विवेक का प्रयोग करके भी मंडी की स्थापना कर सकती है। दूसरा, स्थानीय निकाय जो है, वहां के स्थानीय प्राधिकारी है, उनके निवेदन पर मंडी की स्थापना कर सकती है। तीसरा, जो कृषि उपज का उत्पादन पैदावार करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनके निवेदन पर भी वहां पर क्या कर सकती है? मंडी की स्थापना कर सकती है। क्लियर है? अब आगे क्या लिखा है? उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना में यह कथित होगा कि किसी भी ऐसी आपत्ति सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा जो कि राज्य सरकार को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाली ऐसी कालावधि के 1 माह से कम का नहीं होगा, भीतर प्राप्त हो। यानी अब यहां पर एक समझो, राज्य सरकार क्या करेगी? मान लेते हैं जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय प्राधिकारी है, वो राज्य सरकार से निवेदन किए कि हमारे यहां मंडी की स्थापना करो। मान लेता हूं कि राज्य सरकार से निवेदन किया गया कि रायपुर में एक मंडी की स्थापना किया जाए, तो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की राजपत्र में कि हम मंडी की स्थापना रायपुर क्षेत्र में करने वाले हैं, और अगर उसके आगे इस क्षेत्र में पर्टिकुलर स्थान बताया जाएगा कि इस क्षेत्र में रायपुर के गोल चौक में यहां पर हम मंडी की स्थापना करने वाले हैं, तो अब मंडी की स्थापना करने की अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की, और उसमें राज्य सरकार जो उस क्षेत्र के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको बोलेगी कि अगर आपको इस मंडी स्थापना करने के लिए ऑब्जेक्शन करना है, यहाँ पे मंडी स्थापना करने में कुछ दिक्कत है आपको, तो आप हमको यहां पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। क्योंकि उस अधिसूचना में पूरा बताया जाएगा, 2 एकड़ भूमि में मंडी की स्थापना होगी, इस मंडी में ये चीजों का क्रय विक्रय किया जाएगा, और अधिसूचना में पूरी चीजें लिखी रहेगी, और आसपास के लोगों को बोला जाएगा कि अगर आपको इस मंडी स्थापना में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन तय समय के भीतर, अधिसूचना में पूरा चीज लिखा रहेगा, यहां पर आप अपनी कंप्लेन दायर कर सकते हैं। तो जो समय दिया जाएगा अधिसूचना जारी करने और जो कंप्लेन मंगाने के बीच का जो समय होगा वो मिनिमम 1 महीने का तो समय होगा ही। यानी राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कम से कम 1 महीने का तो समय देगी ऑब्जेक्शन को मंगाने का। इससे ज्यादा दे सकती है, 1 महीने से कम समय ऑब्जेक्शन के लिए नहीं दे सकती, इससे ज्यादा दे सकती, इससे कम नहीं दे सकती। परिभाषा का क्रम आपको नहीं पेपर में पूछा जाता, वो क्रमांक आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्रमांक ऐसे ही है, जो आपके जितना भी आपका अधिनियम में बताया गया वो क्रमांक ऐसे ही बताया गया। तो आपको क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा याद करने की जरूरत है कि कौन सी परिभाषा में क्या बताया गया है। क्रमांक परिभाषा का आपको याद हो ना हो चल जाएगा, लेकिन परिभाषा क्या है वो याद होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गए यहां पर? तो कितने महीने का समय दिया जाएगा? मिनिमम 1 महीने का समय होगा ऑब्जेक्शन को मंगाने का, मिनिमम 1 महीने का समय होगा ऑब्जेक्शन को मंगाने का। उससे ज्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन 1 महीने से कम समय राज्य सरकार नहीं देगी। चलो, ये हो गया आपका धारा नंबर 3। अब है हमारा धारा नंबर 4, और धारा नंबर 4 है मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन। क्या लिखा है? मंडी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन, मार्केटिंग का विनियम, विनियम रेगुलेशन। क्या लिखा है पढ़ते हैं। धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में
विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, और ये कालावधि 1 महीने से कम नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि जो आपका ऑब्जेक्शन मंगाने की कालावधि है वो 1 महीने से कम नहीं होगी। तो क्या बोल रहा है, धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात, यानी जितना भी समय राज्य सरकार ने दिया ऑब्जेक्शन मंगाने का, उस ऑब्जेक्शन मंगाने की तारीख का, डेट का समाप्त होने के पश्चात ऐसी आपत्ति तथा सुझाव पर जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हुए हैं, जितने ऑब्जेक्शन उस समय सीमा अवधि के भीतर प्राप्त हुए राज्य सरकार को, विचार करने के पश्चात तथा ऐसी जांच यदि कोई हो जो आवश्यक हो करने के पश्चात राज्य सरकार अन्य अधिसूचना के द्वारा धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में मंडी स्थापित कर सकेगी। यानी सीधी सी बात है, राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार ऑब्जेक्शन मंगाएगी और समय सीमा बताएगी कि इतने दिन में आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो, और वो समय सीमा कभी भी, जो समय अवधि है वो 1 महीने से कम नहीं होगी। अब जो राज्य सरकार को वो तय अवधि में जो भी ऑब्जेक्शन प्राप्त हुए, राज्य सरकार उसका निराकरण करेगी, जांच करेगी, जो भी उनको करना है। लेकिन उसके जांच वाच करने के पश्चात अगर राज्य सरकार किसी ऑब्जेक्शन को निगलेक्ट भी कर सकती है, जरूरी नहीं कि वो जो ऑब्जेक्शन लगाए उसको माने ही वो राज्य सरकार, उसको निगलेक्ट भी कर सकती है। और उसके बाद ये सभी ऑब्जेक्शन पे आने के बाद, उस पर विचार करने के बाद राज्य सरकार क्या करेगी, एक अलग से अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में मंडी स्थापित कर सकेगी, यानी उस क्षेत्र में मंडी को बना सकेगी। और इस प्रकार स्थापित की गई मंडी ऐसे नाम से जानी जाएगी जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। और राज्य सरकार क्या करेगी, इस मंडी का क्या नाम होगा वो भी अधिसूचना में लिख देगी। जैसे अगर आप बोल देते हैं, लिख देते हैं रायपुर आदर्श, रायपुर फल मंडी, कुछ भी हो सकता है, आदर्श फल मंडी रायपुर, कुछ भी नाम, जो भी आपका राज्य सरकार जो भी नाम देना चाहे उस मंडी का, वो नाम यहां पर राज्य सरकार दे सकती है। यानी राज्य सरकार क्या कर रही है, ऑब्जेक्शन को मंगा रही है, ऑब्जेक्शन के को निराकरण करने के पश्चात या बिना निराकरण किए भी राज्य सरकार क्या कर सकती है, उस क्षेत्र में मंडी स्थापित करने की अधिसूचना जारी करेगी, और उसके बाद वहां पर जो भी मंडी का नाम होगा उस अधिसूचना में लिखेगी कि हम इस फलाना क्षेत्र में ये मंडी की स्थापना कर रहे हैं। क्लियर? तो ये है आपका धारा नंबर 4। आगे पढ़ते हैं धारा नंबर 5 में। धारा नंबर 5 है मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी। मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी, यानी एक मंडी प्रांगण में, मंडी क्षेत्र में क्या क्या चीजें मंडी के अंदर होगी, एक मंडी प्रांगण में क्या क्या चीजें इस मंडी के अंदर होगी, तो वही यहां पर आपको बताए। प्रत्येक मंडी क्षेत्र में क्या क्या होगा, प्रत्येक मंडी क्षेत्र में एक मंडी प्रांगण होगा, यानी आपके जो मंडी क्षेत्र है उसके अंदर एक मंडी जहां पर खरीद बिक्री होगी, वो मंडी का एक प्रांगण होगा, शेड होगा, यार्ड होगा। प्रांगण का मतलब यार्ड, हम जहां पर खरीद बिक्री होगी मंडी का यार्ड होगा। सेकंड नंबर, विशेष वस्तु के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई विशेष वस्तु को बेचना हो तो उसके लिए अलग अलग सेटअप भी हो सकता है, वो भी मंडी प्रांगण में हो सकता है। एक से अधिक उप मंडी प्रांगण हो सकते हैं, जो आपकी जितने भी जो आप एजेंट हैं उनकी अलग अलग दुकानें हो सकती हैं। अगला, व्यक्ति संगठन, किसान उत्पादक संगठन जो मंडी बोर्ड, मंडी समिति से पंजीकृत हो के द्वारा प्रबंधित एक या अधिक निजी उप मंडी स्थापित हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना ये डायग्राम बनाकर, ये आपका एक मंडी है, बीच में ये आपकी मूल मंडी हो गई, यहां पर आपका ये एजेंट की दुकानें हो गई। अब ये क्षेत्र छोड़ दिया जाता है, यहां पर निजी मंडी होती है, मैंने आपको बताया। तो वही तो बोल रहा है। आगे देखिए, एक या एक से अधिक टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि मंडी के अंदर टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा। टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स जहां पर उद्यानिकी फसलों का क्रय विक्रय होगा, तो वही बोल रहा है कि एक या एक से अधिक टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स होगा, उस मंडी के अंतर्गत हो सकता है। आगे, प्रत्येक मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण के लिए एक मूल मंडी होगी। मैंने आपको बताया था मूल मंडी क्या होता है, जहां पर एक्चुअल खरीद बिक्री होती है, मूल मंडी होगी। आगे देखिए क्या लिखा है, राज्य सरकार धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र अधिसूचना के द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थान को जिसके अंतर्गत मंडी क्षेत्र में कोई संरचना, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, यथा स्थिति मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण या विशेष उपज मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता मंडी प्रांगण घोषित करेगी। यानी जैसे ही यहां पर राज्य सरकार क्या करेगी, मंडी का निर्माण कराएगी, अधिसूचना जारी करेगी,
तो कौन सा उपमंडी क्षेत्र होगा, कहां पे निजी क्षेत्र होगा, वो राज्य सरकार बताएगी, घोषित करेगी कि इसको हम उपमंडी क्षेत्र बोलेंगे, इसको टर्मिनल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, यहां पर आपका उपमंडी प्रांगण होगा। कौन डिसाइड करेगा? मंडी ही गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब आगे देखते हैं, आखिरी पॉइंट है, यथास्थिति ऐसे मंडी प्रांगण या उपमंडी प्रांगण या विशेष उपज मंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करेंगे। तो वही सब चीज को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। आप ये समझ लीजिए कि यहां पर क्या होगा, राज्य सरकार क्या क्या कर रही है उसको आप समझ लो। देखो, सबसे पहले राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके एक मंडी का निर्माण कर रही है। ठीक, राज्य सरकार क्या कर रही है? एक अधिसूचना जारी कर रही है। इसको अच्छे से समझाता हूं, देखिए, बस इतना चीजें याद रखेंगे तो सब चीजें बन जाएगा। क्या क्या कर रही है? देखो, राज्य सरकार क्या कर रही है? अधिसूचना जारी कर रही है और ये मंडी की स्थापना कर रही है। ठीक है, और ये मंडी की स्थापना का पूरा एक क्राइटेरिया अधिसूचना में बता रही है और 1 महीने या उससे ज्यादा का समय दे रही है। किसको? जो वहां आसपास लोग रहते हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है तो वो ऑब्जेक्शन लगाओ। ठीक, अब ऑब्जेक्शन लगा दिया, नहीं लगाया, उसके बाद राज्य सरकार ने एक और अधिसूचना जारी किया, इस मंडी का नाम दिया और आपका उस वहां पर मंडी की स्थापना की। अब राज्य सरकार जब यहां पे मंडी की स्थापना कर रही है तो यहां पर राज्य सरकार के पास ही अधिकार है कि वो यहां पर मूल मंडी को घोषित करेगी कि कौन सा आपका मूल मंडी का क्षेत्र होगा। मूल मंडी कहां? जहां पर क्रय विक्रय किया जाएगा फसलों का, क्रय विक्रय किया जाएगा फसल का, तो ये आपकी हो गई मूल मंडी। ये आपकी क्या हो गई? मूल मंडी हो गई। अब देखो, अब यहां पर और क्या होगा, तो यहां पर आपका याद करना है आपको कि यहां पर आपकी ये उपमंडी भी बनेगी। ये आपकी क्या हो गई? ये उपमंडी हो गई। ठीक है, ये आपकी उपमंडी हो गई। ये डायग्राम को याद रखना, ये आपकी क्या हो गई? ये हो गई उपमंडी। उपमंडी क्या है? उपमंडी वो क्षेत्र है जो किसान आपके एजेंट की दुकानें होती हैं, उपमंडी हो गई। समझ आ गया? अब देखो, ये हिस्सा बचा, अब ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतने हिस्से को छोड़ रही है ताकि इस हिस्से में कोई भी जो निजी किसान उत्पादक संगठन, कोई निजी व्यक्ति आकर यहां पर अपना दुकान स्थापित करना चाहता है तो वो सब चीज हो गई। तो यहां पर क्या है? ये क्या चीज हो गई? ये चीज हो गई आपकी निजी उपमंडी, निजी उपमंडी। ठीक, अब देखो यहां पर, अब इस मंडी में और क्या होगा? तो इस मंडी में आपका एक या उससे ज्यादा क्या हो सकते हैं? मान लेते हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपके टर्मिनल कॉम्प्लेक्स। टर्मिनल कॉम्प्लेक्स। अब ये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स क्या है? टर्मिनल कॉम्प्लेक्स वो जगह है जहां पर उद्यानिकी फसलों को आपका बोलते हैं क्रय विक्रय होता है। टर्मिनल कॉम्प्लेक्स क्या है? वो कॉम्प्लेक्स जहां पर आपके उद्यानिकी फसलों का क्रय विक्रय होता है। समझ आ गया? तो यही इतनी ही चीजें स्थापित की जाती है किसी मंडी में। समझ आ गया आपको? पूरे डायग्राम से मैंने जो आपकी धारा 6 है, धारा 4, 5 और 6, जितनी भी चीजें धारा 4, 5, 6 बोली है उसकी पूरी मैंने ये आपको इस फॉर्म में बता दिया। ठीक है, यही आपका धारा 4, 5, 6 बोलने की कोशिश कर रही है। हाँ, धारा याद करना पड़ेगा रसिका जी, धारा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि 33 नंबर का पार्ट है तो धारा आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया सभी को? ये धारा 4, 5 और 6 सभी को क्लियर है? फटाफट बताइए। धारा 4, 5, 6 सभी को समझ आ गया? ये आपको ये डायग्राम याद रखना है ताकि आपको मूल मंडी, उपमंडी, निजी मंडी, टर्मिनल कॉम्प्लेक्स सब चीजें आपको समझ आ जाए। ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आपको सब चीज समझ आ जाएगी। चलिए, तो यहीं पर फिलहाल में मैं आज की क्लास को एंड कर रहा हूं। यहीं पर आज की क्लास को मैं एंड कर रहा हूं। कल मैं आऊंगा तो अध्याय 2 का एक धारा बचा है और उसके बाद अध्याय 3 हम चालू करेंगे। अब हम धीरे धीरे, अब आपकी रिदम बनना स्टार्ट हो गई होगी। अब धीरे धीरे आपकी एक रिदम बनना स्टार्ट हो गई होगी। जब ये खत्म होगा तब उसके बाद आपके बाकी पार्ट चालू होंगे। रवि जी, पहले आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी पार्ट पढ़ेंगे। आपका कृषि और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, वो ये पार्ट खत्म होगा उसके बाद। अब आपको समझ आ रहा है? पूरा एक बेसिक चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई है कि एक मंडी में क्या क्या होता है। ये बेसिक चीजें आपको यहां तक समझ आ गई होगी। जो मैंने
आपको ये प्रयास किया, मेरे हिसाब से आपको ये प्रयास से समझ आ गया होगा कि एक मंडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब अगली क्लास में हम जब आएंगे ना, तो मंडी के अंतर्गत जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, मंडी बोर्ड कैसे बनेगा, मंडी बोर्ड का काम क्या होगा, मंडी बोर्ड का चुनाव कैसे होगा, ये सब चीजें हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहीं पर मैं आज की क्लास को एंड करूंगा। मिलूंगा मैं आपसे कल, और कल मैं इसी के आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और कल हमारा अध्याय 3 भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी प्रमुख प्रमुख धाराएं भी हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।